नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत मालदीव साझेदारी के 60 वर्ष। जी हां, भारत और मालदीव राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी वहां मौजूद भी हैं। मालदीव भौगोलिक रूप से तो हमारा पड़ोसी देश है ही, साथ ही सांस्कृतिक और समुद्रिक सहयोगी भी है। उसके साथ साथ हम चाहे फिर महासागर विजन की बात करें या फिर नेबरहुड फर्स्ट नीति की बात हो, या इसके साथ साथ आपदा या महामारी में फर्स्ट रेस्पॉन्डर की बात जब हम करते हैं, तो भारत मालदीव के लिए एक अहम सहयोगी रहा है। 60 वर्षों की साझेदारी ने भविष्य की नींव को और मजबूती प्रदान की है। लेकिन अब आज के समय की जब हम बात करते हैं, तो कैसे ये साझेदारी एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ मिलकर विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, और कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होते हुए अब नजर आ रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे, बताएंगे इस 2 दिवसीय यात्रा में और क्या कुछ खास आज रहेगा और इसके साथ साथ कल भी क्या कुछ खास रहा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो आपको बता दें मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। साथ ही मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से भी आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव की संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ये यात्रा। साथ ही मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरीके से जो यात्रा है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और आज का जो दिन है वो भी महत्वपूर्ण होता हुआ यहाँ नजर आएगा। ना सिर्फ मालदीव के जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो संसद के अध्यक्ष हैं वहाँ पर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला, उनसे भी प्रधानमंत्री यहाँ मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम कल की बात करते हैं, तो आपको बता दें कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध भरोसे की नींव पर टिके हैं और रिश्ता सद्भाव से चलता है। सतत विकास की यात्रा में मालदीव और भारत साथ साथ हैं। दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के साथी भी हैं, इसलिए एक दूसरे के हितों और ज़रूरतों को समझते भी हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव को 60वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत एक सच्चा मित्र है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत के संबंधों को लेकर गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके सहयोग की सराहना की। Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. तो खासतौर से भारत और मालदीव की जो साझेदारी है, इसके 60 वर्ष यहाँ पूरे हो रहे हैं। और इन 60 वर्षों की अगर हम बात करते हैं,
इसके साथ साथ कैसे जो भविष्य की जब तैयारी की बात की जाती है उसमें भी जो दोनों देश हैं प्रतिबद्धता अपनी जता चुके हैं, कैसे और विकास को बढ़ावा देंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, और इस पर और हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। डॉक्टर राजन, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। थैंक यू जी फॉर कॉल। डॉक्टर राजन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं 60 वर्ष 6 दशक की जब हम बात करते हैं भारत और मालदीव के जो संबंध रहे हैं और आज के समय में भी और मजबूती इन संबंधों को लगातार मिल रही है। पिछले 10 वर्षों की भी अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है PM मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से और ज़्यादा प्रगाढ़ता इन संबंधों में आई है। किस तरीके से आप देखते हैं इन संबंधों को? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक संबंध है। मैं इतिहास की बात करूं तो लैंग्वेज, कल्चर इत्यादि जो है दोनों में काफ़ी दिनों से, मतलब जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी की थी कि काफ़ी ऐतिहासिक है। मैं फूड की बात करूं, क्विजीन की बात करूं, लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज है, यानी कि मतलब जो इसके रूट संस्कृत में है, थोड़े से अरबिक है, सिंगलिश है, तो ये सारे काफ़ी हिस्टोरिक है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो काफ़ी उसको, अभी जो एक टर्न अराउंड दिख रहा है, टर्न अराउंड यह दिख रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे संबंध मालदीव से उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, जी, प्रधानमंत्री की यात्रा ने लेकिन उसको अच्छे संबंधों की जो बानगी है वो हमने देखी थी कल जब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ पहुंचे थे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर लेने। वहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और वाकई खास रहा क्योंकि इसके साथ साथ अलग अलग जो समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। जी बिल्कुल। जो अभी समझौते हुए हैं वो दिखाते हैं कि कैसे मालदीव्स के लिए भारत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए मालदीव्स महत्वपूर्ण है। मैं इन समझौतों की बात करूं तो अभी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं या कुछ होने वाले हैं, जी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट है कि FTA, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात होती है वह वहाँ पे अभी उस पर बातचीत शुरू होगी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आप देखें कि कैसे UK से करके आए हैं। जी। दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हमने उनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया है जो कि 565 मिलियन डॉलर जी। की बात है, 4000 कुछ करोड़ है जी, उसका अमाउंट। करीब करीब 5,000 ही हो जाता है ये जी, तो। करीब करीब 5,000 के आसपास हो जाता है। जी। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जानते हैं कि मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है अभी, वो अभी डेट यानी कि कर्ज से प्रभावित है और कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं GDP और कर्ज का के रेशियो की बात करूं तो मालदीव्स की इकोनॉमी लगभग, जो GDP है उसका 134% लगभग अभी कर्ज हो रहा है। जी। और 600 मिलियन उनको कर्ज इसी साल रीपे करने हैं, और उसके जो इंटरेस्ट हैं, और अगले साल भी 1 बिलियन के आसपास उनको रीपे करना है। तो वैसे में उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आर्थिक दबाव काफ़ी बनता जा रहा था, इन्फ्लेशन इत्यादि भी काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। तो वैसे में उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। और यह एक प्रमुख कारण है कि आपने देखा कि भारत चूंकि अपने आप को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में देखता है, जी। यानी कि मालदीव्स में कोई भी क्राइसिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या जो एक क्लाइमेट डिजास्टर इत्यादि होता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत अपने जो पड़ोसी देश है उसका सहयोग करता है। और मालदीव जानते हैं कि जो भारत की पड़ोसी प्रथम की जो नीति है, विदेश जी। नीति, उसका एक प्रमुख हिस्सा है। और अगर मैं हिंद महासागर की बात करूँ, जिसमें कि अरब सागर की जो बात होती है, जहाँ पे मालदीव्स लोकेटेड जी। है, वहाँ पे 3 कंट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है मॉरिशस, दूसरा है मालदीव्स, और तीसरा श्रीलंका। और इन इन देशों के साथ हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं, जी। जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और महासागर जो संबंध है, मैरीटाइम इश्यूज हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। और बिल्कुल उस राजन जी, लेकिन जो महासागर विजन की यहाँ अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि मालदीव के साथ ना सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि एक समुद्रिक स्तर पर अगर देखा जाए जो संबंध है हमारे, और जैसा आप बता भी रहे हैं कि कैसे हम जो समुद्र की बात करते हैं, कैसे जो पूरा एक तरीके का क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में महासागर विजन को अगर देखा जाए, कैसे लगातार PM मोदी के नेतृत्व में इसको प्राथमिकता दी गई, और हम कह सकते हैं ना सिर्फ प्राथमिकता बल्कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो तेज़ी से होता नजर आया है। जी बिल्कुल। देखिए, जो ये क्षेत्र है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र से ही सारे एनर्जी के ट्रेड होते हैं, ना केवल इंडिया का, पर्शियन गल्फ से, अरबिक रीजन से, ना केवल इंडिया का, बल्कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान इत्यादि का जो सी ट्रेड होता है इसी रूट से होता है।
तो वैसे में यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जिस ढंग से प्रधानमंत्री की, जैसे ये तीसरी यात्रा है मालदीव्स में, फिर आपने देखेंगे मॉरिशस यात्रा हुई थी, श्रीलंका प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई थी। जी। तो हम इस क्षेत्र को समझते हैं, यह क्षेत्र हमारे लिए ट्रेड के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हम्म। मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग इत्यादि के जो इशू हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो टेररिज्म का इशू होता है, आतंकवाद का, जी। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी यह जो क्षेत्र है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10-11 वर्षों में काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने इस क्षेत्र में डायस्पोरा कनेक्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जैसे मॉरिशस की अगर बात करूँ तो हमने किस ढंग से वहाँ पे डायस्पोरा से रिकनेक्ट करने की कोशिश की है। जी। और इन क्षेत्रों को मिला के इंडियन ओशन रिम जो है उसमें जो भारत का महत्व है उसको हमने फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि चीन एक वहाँ पे अपना अपना रूट एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ हम्म। नेवी को लाने की कोशिश करते रहता है, और भारत के जो महत्व है उसको कम करने की कोशिश करते रहता है। जी। और ये उसने श्रीलंका में भी यह गेम प्ले करने की कोशिश की थी, हम्म। मालदीव्स में भी कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस ढंग से। लेकिन मालदीव्स की जो सरकार है उनको पता है, उनको यह अच्छी तरह से उनको जानकारी है कि भारत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पड़ोसी देश है, जी। आर्थिक दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी दृष्टिकोण से, या फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। और चाहे जो हमारा, जिसकी बात में पहले कह रहा था कि हिस्टोरिकल और जो कल्चरल टाइज इत्यादि रहे हैं, तो हम्म। उस दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो मालदीव्स उसको समझ रहा है। और इसी कारण से ये एक सांकेतिक भी है और सब्सटैंटिव भी है जो जी। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट है। सांकेतिक यह है कि मैं एक बता दूं कि प्रेसिडेंट मोइजो जो आए थे कई बार, वो जो उनका जो कैंपेन हुआ था वो एक तरह हम्म। से कई बार रेटरिक था कि एंटी इंडिया इश्यूज भी रेज किए गए थे इत्यादि। जी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी को 60वें वर्षगांठ पे बुलाया जा रहा है। उसका क्या दर्शाता है? उसका दर्शाता है कि भारत किस ढंग से मालदीव्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र हो गया है। हम्म। तो जो पहले कुछ और इश्यूज कहीं थे न कहीं उसको। राजन जी उसकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत जो है, क्योंकि आज के समय में भारत को एक समाधान के तौर पर देखा जाता है। जिस तरीके से भारत ने वहाँ पर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरीके से मालदीव में हुआ है भारत के सहयोग से, और यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी कल अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि हम विकास के सहयात्री हैं, ना सिर्फ पड़ोसी देश हैं बल्कि कैसे दोनों देश जो हैं वो विकास को प्राथमिकता देते हैं। जी बिल्कुल, अभी जो मालदीव्स में जो प्रोग्राम चल रहे हैं भारत के, उसमें आपने कल अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि किस ढंग से जो ग्रेटर माही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो माही से लेके उसके जो तीन अलग अलग, दो अलग आइलैंड है वहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो ब्रिज बनाया जा रहा था 6.7 माइल्स का बताया जा रहा था। जी। तो वह ब्रिज वहाँ का सबसे बड़ा ब्रिज है, और इसको भारत ने कुछ तो ग्रांट के रूप में और लाइन ऑफ क्रेडिट इत्यादि देके लगभग 500 मिलियन का उसमें खर्च हो रहा था, तो उसमें जी। भारत ने सहयोग किया। तो उसमें पार्टनरशिप है, भारत वहाँ पे पोर्ट जो बन रहे हैं उसमें हम्म। सहयोग कर रहा है। जो लो कॉस्ट हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है जी। मालदीव्स में, उस पे भारत ने काफ़ी खर्च किए हैं। बिल्कुल, हर जगह विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर जो भारत है नज़र आता है। और हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मालदीव से। विशाल, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि भारत, हम अक्सर देखते हैं हमारे देश में तो कहा ही जाता है विकास भी विरासत भी, लेकिन इसकी बानगी जो है वो मालदीव्स में भी नज़र आती है कि वहाँ पे ना सिर्फ संस्कृति की जब हम बात करते हैं कैसे दोनों की समानता नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ विकास को वहाँ भी भारत प्रमुखता देता है, प्राथमिकता देता है, और ना सिर्फ कहता है बल्कि करके दिखाया है। मुकुल, सबसे पहले आपको सुप्रभात। मैं आपको ये बता दूं कि कल जब जॉइंट स्टेटमेंट हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज़, तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हम पीस टू प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। माफ कीजिए, पेपर टू प्रॉस्पेरिटी। जी। यानी कि जो हम यहाँ पर समझौता करेंगे, कल 8 MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत की मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मालदीव इस बात को अच्छी तरह से समझता है, और राष्ट्रपति मुइज़ ने कल इस बात को साफ कर दिया कि वो भारत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और जी। भारत उनके लिए मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है।
और अक्सर उनका नाम थोड़ा सा उच्चारण में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उनका नाम मोहम्मद मुइज़ है। और राष्ट्रपति मुइज़ ने ये भी बताया कि दोनों ही देशों के बीच में जो 60 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जा रहे हैं, इस मौके पर एक कमेमोरेटिव स्टैंप भी जारी किया गया और उसके अंदर ये दिखाया गया कि हमारे रिश्ते आज के नहीं हैं। दोनों देशों के बीच में जो नाव से ट्रेड होता था सदियों पहले, उसको दर्शाया गया है। ये बात बताती है कि दोनों देशों के कल्चरल बॉन्ड कितने स्ट्रांग रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर है, लेकिन भारत ने उससे ज़्यादा अब आप अपने विरोधी को तभी छोटा कर सकते हो उसकी लाइन मिटा के नहीं, एक और लंबी लकीर खींचकर। तो भारत जो ये पुल बना रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, वो 4 द्वीपों को कनेक्ट कर रहा है और आखिरी जो द्वीप है माले से निकल के जो जाएगा किला फुशी, वो इंडस्ट्रियल हब है माले का। तो 4 लेन का ये जो पुल बन रहा है जिससे सितंबर 2026 तक भारत कंप्लीट करके दे देगा मालदीव्स को, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी मालदीव्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक आइलैंड कंट्री है और लैंड की कमी है। ऐसे में जब आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो आपका कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने कल $565 मिलियन का जो क्रेडिट लाइन एक्सटेंड किया है मालदीव्स की मदद के लिए, उसका धन्यवाद दिया राष्ट्रपति मुइज़ ने। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इंडिया ने हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बहुत हेल्प की है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हुआ दोनों देशों के बीच में कि अब लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, यानी कि आपको डॉलर्स में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मालदीव पर 40% का भार जो है वो कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत भारत ने बिल्कुल विशाल, इसके साथ साथ जो तो और एग्रीमेंट हुए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, बिल्कुल उनके बारे में और विस्तार से आपसे मैं यहाँ जानकारी लूंगा। लेकिन डॉक्टर राजू, जिस तरीके से मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर की हम बात करते हैं, जैसा हमारे संवाददाता विशाल बता रहे थे कि जो भारत की भूमिका है ना सिर्फ मालदीव्स के लिए बल्कि ना जाने दुनिया के ऐसे कितने देश हैं कि उनके लिए जो भारत है वो सबसे विश्वास की जब बात की जाती है तो वहाँ भारत शायद सबसे आगे नजर आता है। इसके पीछे क्या जो पीएम मोदी का नेतृत्व है उसको आप बड़ी वजह मानते हैं? देशों में जी जो मैं खासकर पड़ोसी देशों की अगर बात करूं, श्रीलंका में डेट क्राइसिस हुआ था, आप जानते हैं, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी हो गया था। उसके बाद चाइना वहाँ पे नहीं आया था, वहाँ पे भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में गया था। उससे पहले मैं अगर थोड़ी बात करूं, जब कोविड का क्राइसिस हुआ था और जब वैक्सीन का क्राइसिस आपको याद होगा 2-3 साल पहले, तो कोई यूरोपियन देश वहाँ पे नहीं आए थे। हमारे जो अफ्रीका के देश हैं या फिर जो पड़ोसी देश हैं उसमें इन सारे देशों में कोविड वैक्सीन हमने प्रोवाइड किया था। कई बार आलोचना भी हुई कि हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के उसके बावजूद हमने अपने पड़ोसी देशों की मदद की थी। जब सुनामी हुए थे तो जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे श्रीलंका इत्यादि और मालदीव इत्यादि में, तो कौन वहाँ पे सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में गया था? तो भारत वहाँ पे गया था। तो एक तो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा कि हम इन देशों के इतिहास और जो कल्चर है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इस कारण से ट्रस्ट डेवलप करना हमारे लिए काफ़ी आसान भी होता है। यह जरूर है कि चीन उसमें भड़काने की कोशिश करता है, कुछ लोगों को सपोर्ट करके भारत विरोधी जो सेंटिमेंट है उसको भड़काता है। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि खासकर इस क्षेत्र में जो इंडियन ओशन का रीजन है उसमें श्रीलंका में, मालदीव इत्यादि में हमारी जो उपस्थिति है अभी के समय में काफ़ी मजबूत हो चुकी है। आर्थिक कारण है, ट्रेड उसका इशू है, टूरिज्म इशू है, कल्चर है, और जिस ढंग से हमने अपनी नीति को बढ़ाने की कोशिश की है वह भी उस कारण से इन सारे देशों का भारत पे भरोसा भी काफ़ी बढ़ा है। और फिर हमने डायस्पोरा से जिस ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश किया, केवल पड़ोसी देशों में नहीं बल्कि जो विदेशों में भी हैं उनसे भी जिस ढंग से हमने कनेक्ट किया है। और ये सारे देश अभी भारत को एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं, इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखते हैं। उस दृष्टिकोण से इनको लगता है कि आप भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जो पड़ोसी देश तो छोड़ें, जो दूसरे देश भी ग्लोबल साउथ के हैं वो भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखते हैं। उनको पता है कि अगले 20 से 25 वर्षों में भारत 3 सबसे पावरफुल जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत होगा। तो वैसे में सारे देश अपने ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, और चूंकि ये सारे देश अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, ये केवल अमेरिका और चीन पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, ये भारत को भी अपने जो समीकरण है उसमें लाना चाहते हैं। इस कारण से भारत महत्वपूर्ण हो गया।
जी, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से भी। और इसमें जब नीतियों की हम बात करते हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ अनिल कुमार त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। अनिल जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, जैसा कि अभी डॉक्टर राजन हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आज के समय में जब वैश्विक परिस्थितियों का हम देखते हैं और उसमें खासतौर से ग्लोबल साउथ की जब बात की जाए तो वहाँ पे एक सुपर पावर के तौर पर उभरता हुआ भारत हम सबको नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा एक विश्वास के तौर पर देखा जाए, वहाँ पर नेतृत्व क्षमता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ना सिर्फ हम नीति की बात करें, नीयत भी हमारी ठीक होनी चाहिए। लेकिन जब नीयत वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो क्या उसी वजह से आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत ने चाहे कितनी भी खुद को भी परेशानी हो, उसके बाद में भी दुनिया की खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम आजकल ग्लोबल साउथ के नाम से बोलते हैं, उनकी हमेशा से मदद करी है। और जैसे पेंडेमिक के टाइम पे हो, चाहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हो, चाहे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में हो, तो भारत जो है वो बड़ी पूरी तरह से हमेशा सब देशों के साथ खड़ा रहा है। और जहाँ तक आपको पता है कि मालदीव्स का, तो ये एक अनोखा एग्जाम्पल है हमारे नेबरहुड में खास तौर से। जी। आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट मोइजू आए, इलेक्शन उनकी पार्टी सब जीते, तो इंडिया आउट कैंपेन के साथ में वो आए थे। जी। तो मैं ये समझता हूँ आज की डेट में कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं एक पहले विदेशी नेता हैं जो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। 60th एनिवर्सरी जो उनका सेलिब्रेशन है उसमें वो एक तरह से मैं कहूँगा कि चीफ बतौर गेस्ट ही मुख्य अतिथि वहाँ पर मौजूद हैं। सॉरी जी, पीएम मोदी जो है बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी। तो जो ये है, ये चीज़ दर्शाता है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो थोड़े बहुत इधर उधर चले भी जाएं अपनी थिंकिंग में या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, उनको ये पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खड़ा होगा उनके साथ में। जी। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा सही कहा कि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन भारत की मित्रता जो है, भारत का साथ हमेशा रहेगा। जी। और मैं समझता हूँ यही हमारी खासियत जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की है वो यही रही है कि विंडिक्टिव नहीं है, रिटेलिएटरी नहीं है। ये आपसे सिर्फ नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी में हमारे नेबर्स से हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है बस, और वो एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो धरती है वो भारत के खिलाफ किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे हमारे सुरक्षा हितों को खतरा हो। बस इससे ज्यादा हम नहीं। उनकी दोस्ती चीन से है, उनकी दोस्ती पाकिस्तान से है, सऊदी अरेबिया, जिससे भी हो। हर एक संप्रभु जो देश होता है वो किसी से भी दोस्ती बना सकता है, इसमें कोई हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना होगा कि अगर वो भारत से इस हद तक सब सहायता चाहते हैं जैसी वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है वहां पर बहुत ज्यादा, और चाहे वही वो हर एक उम्मीद बांग्लादेश को हो, कहीं ना कहीं श्रीलंका हो, ये जी सारे भारत देश। जो है पूरा करता हुआ अभी हमें नजर आता है। क्योंकि अलग अलग मौक़ों की बात की जाए, आपदा की बात की जाए, महामारी की बात की जाए, या जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में भारत लगातार एक हम कह सकते हैं ना सिर्फ महत्वपूर्ण साझेदार, एक अहम सहयोगी, बल्कि एक मित्र के रूप में मालदीव्स के साथ खड़ा रहा है। लेकिन आने वाले जो समय है उसमें कैसे दोनों देशों के बीच जो मित्रता है और मजबूत होती नजर आएगी, इसका किस तरीके से जो बड़ा लाभ है वो दोनों देशों को मिलेगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार बात कर रहे हैं भारत और मालदीव की, किस तरीके से 60 वर्ष जो हैं इन संबंधों को हो चुके हैं, और आज के समय में जो संबंध हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए, मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता विशाल जो हैं जुड़े हुए हैं मालदीव से ही। विशाल, आप बता रहे थे कि किस तरीके के जो समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच में हुए हैं, उनके इम्पैक्ट की अगर खासतौर से बात की जाए। आज हमने देखा कि भारत का जो UPI की बात की जाए वो कैसे, अगर हम
अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर लगातार लोगों की पसंद बनता जा रहा है, उसका भी जिक्र यहाँ पर हुआ। और कैसे स्थानीय मुद्रा को लेकर कारोबार का आप बता रहे थे कि क्या फ़ायदा इसके ज़रिए मिल सकेगा? देखिए मुकुल, दो चीज़ें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड की, तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है मालदीव्स को $565 मिलियन का। तो भारत और मालदीव के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम डॉलर्स के अंदर आप हमें रिपे मत कीजिए, आप अपनी लोकल करेंसी में कर सकते हैं और बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसी में होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मालदीव्स पर 40% का जो भार है वो कम होगा, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करने से उसको काफ़ी पैसा और खर्च करना पड़ता। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझ लें कि मालदीव्स भारत मालदीव्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबको मालूम है कि जब भी यहाँ पर सरकार बदलती है तो जो पुरानी सरकार के फैसले होते हैं उसको मजबूरन या कहने चाहिए आदतन यहाँ पर एक परंपरा सी बनी हुई है कि आप उसको पलट देंगे। और हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति मुइज़ ने फैसला लिया और दोनों रिश्तों के बीच के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने भी कोशिश की कि इनके रिश्ते जो है उनमें कड़वाहट आ जाए। उसका असर ये हुआ, आपको याद होगा प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो उन्होंने लक्षद्वीप में बैठकर खिंचवाई थी, उसका रिजल्ट ये निकला, मैं आपको फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ कि यहाँ का जो टूरिज़्म है उस पर 30% का असर पड़ गया। अब आप बताइए कि मालदीव जो है वो एक कंट्री है जिसके अपना कुछ नहीं है, यहाँ तक कि खाने पीने की सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, जिसमें ज़्यादातर इंडिया से आती हैं, और टूरिज़्म भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसे में अगर कीजिए 30% अगर टूरिज़्म पर असर पड़ जाएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और काफ़ी यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा, कोविड से उभरे ही थे कि इस तरह क्या बात हो गई और 30% आपका बिजनेस डाउन हो गया। तो मालदीव्स भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। और जब हम बात करते हैं कि हम वापस से रीबिल्डिंग कर रहे हैं रिश्तों की, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 9 महीनों में ये दोनों जो स्टेट्समैन हैं उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी बार राष्ट्रपति मुइज़ पहले आए भारत अक्टूबर के अंदर, और अब प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर बनके इनके 68th इंडिपेंडेंस डे में शामिल हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है उन देशों के लिए जिनको हम मजाक में फ्रेंडली नेबरहुड कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एक अच्छे पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया है और वो हमेशा चाहते हैं कि भारत का कद किसी न किसी तरह कम किया जाए। लेकिन अब मालदीव जैसे कंट्री को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का। अब हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के एग्रीमेंट्स के बीच में, दोनों देशों के MOUs के बीच में। तो कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जिसे भारत ने ही बनाया। पुल, सबसे लंबा पुल भी भारत बना रहा है। इसके अलावा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भारत बना के दे रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, मेडिकल टूरिज्म की आप बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए भारत ही जाते हैं, उनको भारत पर भरोसा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीष्म क्यूब्स, बिल्कुल 2 भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए मालदीव्स को। तो एक ये एब्रीविएशन है जी, तो ये एब्रीविएशन है और एक भीष्म क्यूब जो है उसमें 300 पेशेंट को एक साथ ट्रीट करने की क्षमता होती है। क्या है ये तमाम जो है OT से लेकर ECG तक तमाम चीज़ें आप पैरा ड्रॉप कर सकते हैं पिन पॉइंट, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो अगर आपका हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा तो आप उसको वाटर ड्रोन के जरिए ड्रैग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मेड इन इंडिया भारत ने बनाया। चलिए बिल्कुल विशाल, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, सीधा रुक कर लेते हैं। आर्मी चीफ जो है फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुक करते हैं उन्हीं का। जय हिंद। सम्मानित हमारे वीर शहीदों के बहादुर परिवार, पूर्व सैनिक, वीर जवान, युवा कैडेट्स, स्टूडेंट्स तथा मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, आज द्रास की इस पुण्य रणभूमि पर खड़े होकर जहां हमारी वीर सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार
थल सेनाध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। पिछले वर्ष 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। वह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने और भी प्रेरणादायक बना दिया। उस दिन शिंकुल्ला टनल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे सीओ साहब यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे शहीदों को नमन करने आए। यह दर्शाता है कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सकें। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें
इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन्स प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीज़ों के मद्देनज़र हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार, जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों का समुदाय है, जिसमें सेवारत सैनिक, उनके परिवार, वेटरन्स और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजन शामिल हैं। लद्दाख इसका उदाहरण है, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, अनेक वेटरन्स यहां रहते हैं। सेना केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लद्दाख में ही कई डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें, पुल और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, जो सेना और स्थायी नागरिक दोनों के लिए बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किए गए गांवों में भारतीय सेना द्वारा प्रायोरिटी से विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आज आपने खुद देखा इनॉग्रेशन में, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सेना स्थानीय युवकों के लिए टूर गाइड, माउंटेनरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स पहल के तहत लद्दाख और अन्य दूर स्थित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सेना के कम्युनिकेशन टावर्स का उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सेना अहम भूमिका निभा रही है। हमारे वेटरन्स जो हमारे आदर्श हैं, आपका योगदान हमारी नींव है। भले ही आपने वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आपका जज्बा और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी उतना ही अमूल्य है। आप न केवल हमारी सेना की गौरवशाली विरासत के वाहक हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। मैं युवा कैडेट्स और छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि आज का दिन केवल एक ऐतिहासिक यादगार नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का आह्वान है। आपने देश की सेवा ईमानदारी, शुद्धता और राष्ट्रभक्ति के साथ करें, चाहे वह सेना, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा या उद्यमिता कोई भी रूप हो। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति नहीं, यह वचन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। हम शांति प्रिय हैं पर कमजोर नहीं। हम संकल्पित हैं, सजग हैं और अडिग हैं। हमारे शहीद हमारी प्रेरणा है। हम अपने वीरों को विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आइए आज हम एक साथ संकल्प लें कि हम भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाएंगे। इसमें क्योंकि समूचे भारतवर्ष का योगदान है, तो मैं जरूर उस समय कारगिल के वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, धन्यवाद। तो उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष जो कि संबोधित कर रहे थे, खासतौर से आज विजय दिवस का मौका। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, बल्कि ये एक वचन है जो लगातार हम देते हैं अपने देश की संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए। और उसके साथ साथ देश के युवाओं की बात की जाए, तमाम हमारे वो खासतौर से रणबांकुरे जो कि ना सिर्फ सीमाओं पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और आज के दिन हर कोई अपने वीर शहीदों को
नमन कर रहा है। उन्हीं को नमन करते हुए यहाँ उपेंद्र द्विवेदी ने भी बताया कि कैसे ना सिर्फ कारगिल बल्कि इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया कि कारगिल पर भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किस तरीके से लगातार कायराना हमला किया गया। और उसके बाद भारत जो है वो ना सिर्फ कहता है बल्कि करके भी दिखाता है। और ऑपरेशन सिंदूर जो कि ना सिर्फ एक संदेश था बल्कि एक उत्तर भी था। अगर इस तरह की हरकत होगी तो भारत अब चुप नहीं रहेगा, जवाब देगा और कहीं ना कहीं डट कर उसका सामना भी करेगा। फिलहाल इस पेशकश में हम यार को एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। भारत मालदीव और खासतौर से दोनों के बीच राजनयिक संबंधों की जब बात करते हैं, किस तरीके से साझेदारी को 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इन 60 वर्षों के दौरान ना सिर्फ हमने देखा दोनों देश जो हैं किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए उनमें उनकी एकजुटता नज़र आती है, सहभागिता नज़र आती है। लेकिन 60 वर्षों के बाद अब ये जो साझेदारी है और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त वहाँ मौजूद भी हैं। इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे मैं यहाँ जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजन आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र तो हैं जहाँ पर तमाम विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियाँ रही हैं वो इस तरह की हैं कि कैसे सबको एकजुट भी किया जाए। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो अब से पहले इस तरह की स्थिति नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब जो तमाम देश हैं उनको एकजुट करना और उसके साथ साथ एक संदेश भी देना कि कैसे एकजुट अगर हम रहेंगे तो और ज़्यादा मजबूत होंगे, सशक्त होंगे और विकास को और ज़्यादा गति दे सकेंगे। जी बिल्कुल। भारत की विदेश नीति का अभी जो सबसे प्रमुख विशेषता है उसको एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के रूप में आप देखते हैं। मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी यह है कि आप पश्चिमी देशों से भी आपके संबंध है, लेकिन इसके साथ साथ जो वैश्विक दक्षिण जिसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे ट्रेड के इशू, क्लाइमेट इत्यादि के मुद्दे पे हमारे उनके साथ विचार मिलते हैं, तो उसको हमने बहुत ही मजबूती से पेश किया है पूरे विश्व के सामने। G20 की मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री भारत में जब मीटिंग हुई थी उसका जो समिट हुआ था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया था। तो इससे दिखाता है कि कैसे वैश्विक दक्षिण को हमने जोड़ने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री की जो दूसरी कोशिश यह रही है कि हम भारत की विदेश नीति में डायस्पोरा कनेक्ट को एक इम्पॉर्टेंट एक इशू बना के सब जगह, तो ये भी एक तरह से हम कैसे कनेक्ट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम तीसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दृष्टिकोण से है कि हम जो कोई भी युद्ध या जो कहते हैं, जैसे कि मैं रशिया यूक्रेन की बात करूँ या गजा इत्यादि, तो रशिया यूक्रेन में भी हमने किसी एक साइड को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। इस कारण से क्या हुआ है कि हमने एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड किया है बहुत सारे वैश्विक दक्षिण के देशों को जो कि एक डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी चाह रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि किसी एक देश के साथ वो मिलके एक तरफा नीति अपनाए। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका इत्यादि की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे में इन सारे देशों से हमने एक जोड़ने की कोशिश की है और यह भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ में हम अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूरोप के कुछ देश इम्पोर्टेंट है, लेकिन पड़ोसी प्रथम की जो नीति है उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मालदीव्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि भी, नेपाल इत्यादि भी हैं। तो वैसे में हमने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पड़ोसी देशों से जोड़ने की कोशिश की है। कनेक्टिविटी पे हमने काफ़ी काम किया, चाहे वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी, और जहाँ पे संभव था वहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी, जैसे बांग्लादेश के साथ मैंने काफ़ी प्रयास किया था, एनर्जी कनेक्टिविटी इत्यादि के भी प्रयास किए थे, नेपाल के साथ।
जी। तो वैसे में हमने इन सारे देशों को अपने अपने जो हमारा जो विकास है उस मुख्य धारा से हमने जोड़ने की कोशिश की है। और जो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं उनका विकास भी हो रहा है। जैसे श्रीलंका में भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। जी। मालदीव्स में भी आप धीरे धीरे देखें कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर रहे थे, मैं बता दूं कि मालदीव्स में अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी जो ऋण पेमेंट की जो क्षमता है वो काफ़ी उस पर मुश्किलें आ गई थी उनको। बिल्कुल, आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं उतनी मजबूती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जो भारत की नीतियां रही हैं, क्योंकि भारत लगातार कहता है कि हम विस्तार नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं, और उसी विकास की बयार में जब हम कहते हैं कि जो मालदीव को सहयोगी के तौर पर भारत देख रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ अगर जो समझौता ज्ञापन हुए हैं इनकी बात की जाए, बल्कि इससे पहले भी लगातार जो विकास कार्य किए हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, फिर चाहे हम ब्रिज की बात करें या हाउसिंग स्कीम को बात की जाए, वहाँ के जो लोग हैं उनके आशियाने का सपना जो है वो भारत पूरा कर रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हमने वहाँ पे डेवलप किया है, उसका मकसद यही था कि वहाँ पे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको किस ढंग से जो हाउसिंग के क्षेत्र में उनको सहायता की जाए। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि एक जो ब्रिज, सबसे बड़ा पुल जो वहाँ पे हमने बनाया, ग्रेटर माही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में जिसको बोला जाता है, तो उसमें हमने सहयोग किया है। वहाँ पे चूंकि 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं, वैसे में उन एक कनेक्टिविटी आपस में उनको जोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है, और उन पर नज़र रखना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए उनको ज़रूरत होती है, एक सर्विलेंस की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उसमें जो बोटिंग इत्यादि जो है उनकी ज़रूरत होती है, प्लस एयरक्राफ्ट इत्यादि, हेलीकॉप्टर इत्यादि की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हमने उनको ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक तरह से बनाने में काफ़ी हमने मदद की है। पोर्ट को डेवलप करने में हमने काफ़ी मदद की है, और उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग इत्यादि, उसमें हमने काफ़ी मदद की है। डॉर्नियर की मदद से जो वहाँ पे जो सुरक्षा, सर्विलेंस इत्यादि है, उसमें हमने काफ़ी सहायता प्रदान की है। तो हम एक तरह से वहाँ पे हमने भारत को प्रोजेक्ट किया है एक डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में। और आपने बिल्कुल सही बोला कि देखिए, मालदीव्स एक छोटा सा देश है, बस 5.5 लाख के आसपास उनका पॉपुलेशन है, और भारत की तुलना करें तो मतलब तुलना किया भी नहीं जा सकता है, इतनी छोटी संख्या वहाँ पे अगर हम अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमने एक तरह से अपनी नीति रखी है कि हम हर एक देश की सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है, उसका हम कदर करते हैं। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी हमारी रही है कि जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करे तब तक हम जबरदस्ती मदद करने की भी उस ढंग से कोशिश नहीं करते, जैसा कि दूसरा देश अमेरिका, चीन इत्यादि कई बार करते हैं। तो वैसे में हमने अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे इस ढंग के संबंध बनाने की कोशिश किया, जिससे कि हमारा विकास हो, साथ साथ में उनका विकास है। और जैसा कि एम्बेसडर त्रिगुनाथ बता रहे थे कि हमारा बस एक कोर कंसर्न इन सारे देशों से है, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि, एक कोर कंसर्न है कि हमारे सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है उसमें आप हमें सहयोग करेंगे। हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है कि जो चीन जिस ढंग से इन सारे छोटे छोटे देशों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, वहाँ पे सर्विलेंस मैकेनिज्म लाने की कोशिश करता है, उसमें हम अपने देशों को, पड़ोसी देशों को बताते हैं कि उसमें आप सहयोग ना करें, क्योंकि इससे भारत के लिए सुरक्षा के खतरे पैदा हो सकते हैं। तो उसको छोड़ के हमने कोई भी इस ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई है जिससे कि कहा जा सकता है कि हमने दबाव बनाने की कोशिश की हो। तो एक बहुत ही इसी कारण से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा वहाँ पे 60वें वर्षगांठ के दौरान हो रही है, तो उस यात्रा से एक मैसेज यही जाता है कि भारत मालदीव्स का एक विश्वसनीय एक देश के रूप में देखा जाएगा भविष्य में भी। और वहाँ पे जो सारे जो उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट आदि, मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भारत को हमेशा शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, भारत को अगर देखा जाए तो भरोसे का दूसरा पर्याय जो है उनके लिए भारत बन चुका है। लेकिन अब से पहले अगर देखा जाए डॉक्टर राजन, पर्यटन का क्षेत्र तो ऐसा था जिसमें तमाम संभावनाएं देखी जाती थी जब हम भारत की बात कर रहे हैं, मालदीव की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमने देखा जो समझौते हुए हैं उसमें फिशरीज़ को भी जोड़ा गया हुआ है, मत्स्य पालन की बात की जाए, जल कृषि की बात की जाए, यानी और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर संभावनाएँ हैं उनको खासतौर से इस बार रेखांकित किया गया है कि कैसे वहाँ भी और विकास की जो संभावनाएं नज़र आ रही हैं वहाँ पर और ज़्यादा काम किया जा सकता है। जी देखिए, पर्यटन मैं बता दूं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं मालदीव्स के दृष्टिकोण से बोलूं तो पर्यटन इसलिए मुद्दा है क्योंकि वहाँ का जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, पूरा जो जीडीपी है, उसका लगभग 30% जो है केवल पर्यटन से आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उनका जीडीपी कितना है, लगभग 6 से 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास का है।
तो वैसे में पर्यटन अगर 30% हो तो आप समझें कि लगभग $2 बिलियन यानी कि 30% लगभग उनका पर्यटन से ही आ रहा है। और पर्यटन में सबसे भारत से कितने लोग जा रहे हैं? अभी पिछले 2023 का अगर डेटा मैं बोलूं तो लगभग 2 लाख लोग वहां पे भारत से गए थे पर्यटन के पर्यटक के रूप में। और वैसे में भारत एक बहुत बड़ा सोर्स है उनका पर्यटन के लिए, यानी भारत से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और थोड़े से कंट्रोवर्सी जो हुए थे जिसमें कि कुछ जो एंटी मोदी या उस ढंग के जो कुछ बयान दिए थे, उसके बाद वहाँ पे जो भारत ने जो रिस्पॉन्ड किया था उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने भी रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने बोला कि हम मालदीव्स के साथ जो पर्यटन हो रहे थे उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। उसके बाद उनका पर्यटन का क्षेत्र प्रभावित हो गया। 30 से 40% लोग जो भारत से जा रहे थे वो कम हो गए पिछले साल। उनको लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी नीति में काफ़ी सुधार किया है। और अभी आप देख रहे हैं कि किस ढंग से उन्होंने अपने मालदीव्स ने अपनी अर्थव्यवस्था को भारत से फिर से पूरी उसी जोश के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और मेरे हिसाब से ये दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जी बिल्कुल, दोनों देशों के लिए बेहतर शुरुआत, क्योंकि पीएम ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया था कैसे जो दोनों देश हैं वो आपसी साझेदारी के साथ किस तरीके से, और भी कई ऐसे नए आयाम हैं जहां तक दोनों देश पहुंच सकते हैं। और एक जो नए अध्याय की अगर खास तौर से राजन जी हम बात करते हैं, जो कि जिसकी शुरुआत अब मानी जा रही है, 60 जो वर्ष हैं वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन 60 वर्ष बाद एक नई नींव की जो शुरुआत मानी जा रही है, मजबूत नींव। हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं विश्व कल्याण की, या उसके साथ साथ जब हम पड़ोसी प्रथम की नीति को अपनाने की बात करते हैं, उस लिहाज से कितना है हम जो आने वाला समय है या भविष्य की जब हम बात करते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी नीति कम से कम एक पॉलिसी का हिस्सा भी रहा है। और G20 के जो समिट हुए थे जिसको भारत ने होस्ट किया था, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको भी हमने काफ़ी उसको मजबूती से वहाँ पे रखा था। और आप जानते हैं कि भारत की नीति का आप और हम सभी जानते हैं कि भारत की नीति का कभी यह हिस्सा नहीं रहा है कि हम जोर ज़बरदस्ती से किसी दूसरे टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। हम जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे कंट्रोवर्सीज है उसको भी हम एक समझौते के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे में हमारी नीति यही रही है कि डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद की जो एससीओ की मीटिंग उसमें बोला भी था, दिस इज द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी एंड नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो वैसे में हमारी नीति यही रही है कि सारे सहयोग बढ़ाया जाए हर एक देशों के साथ, खासकर चूंकि पड़ोसी देश ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होने जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में अगले 20 से 25 साल में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपका रास्ता हमेशा पड़ोस से ही गुजरेगा, यह मान के चलें। तो वैसे में पड़ोसी देशों के साथ हमारे काफ़ी मजबूत आर्थिक और सामरिक समझौते होने जरूरी हैं। एक पाकिस्तान को छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे। बांग्लादेश से भी संबंध काफ़ी अच्छे थे। अभी कुछ वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद कुछ नीति परिवर्तन हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे भी फिर से उनको लगेगा कि भारत के साथ सहयोग रखना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन राजन जी अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत जो है विकास को प्राथमिकता देता है, विश्व कल्याण को प्राथमिकता देता है, और साथ ही साथ देश की रक्षा और सुरक्षा जो है उस पर प्राथमिकता देता है, जिसके चलते जितने भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री की जो यात्राएं हैं या अलग अलग जो देश हैं उनको वो किस तरीके से भारत पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य जो है वो सीधे तौर पर नजर आता है। माफ कीजिएगा, सवाल को दोहराएंगे प्लीज। जी राजन जी, जानना चाह रहा हूँ हमसे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि भारत जो प्राथमिकता दे रहा है, ना सिर्फ देश की रक्षा की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, बल्कि इसके साथ साथ कैसे हम विश्व के कल्याण की जब बात करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार भारत जो है आगे कदम बढ़ा रहा है, और उसी वजह से अलग अलग देश जो हैं भारत की इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो खासकर जहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण एक अपना रोल अदा कर सकते हैं, खासकर जो पड़ोसी देश है, हमारी सीमाएं भी हैं, हमारे लिमिटेशंस हैं, तो लेकिन पड़ोसी देश में जब भी इंस्टेबिलिटी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज बनते हैं, और तो हम वहाँ पे मदद करने की कोशिश की है। बिल्कुल, भारत जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर लगातार हम देखते हैं जो अपने पड़ोसी देश हैं वहाँ पर काम करता है। और यहाँ भी जब हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की, तो यहाँ भी एक नया अध्याय जो है दोनों देशों की साझेदारी का वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और साथ ही अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े थे। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से भारत और मालदीव की जब हम बात कर रहे हैं, ये साझेदारी जो है 60 वर्ष की भले ही हो चुकी हो, लेकिन एक नया अध्याय इसमें अब शुरू हो रहा है, जो कि ना सिर्फ सशक्त करेगा दोनों देशों को, बल्कि जो ये सहयोग है दोनों देशों को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।